और हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, उन्होंने इस बात को डिमांड किया। वहाँ कोयले सबसे बड़ी बात है कि अगर वो क्रिमिनल थे, तो वो 4 दफ़ा चुनाव कैसे लड़े? अगर वो क्रिमिनल थे तो उसका एक प्रोसेस होता है, उनका माननीय हेमंत सोरेन जी का सरकार है, ये 2 राह में चलने वाली सरकार दिख रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ निजी स्वार्थ की सरकार दिख रही है। जैसा कि इस तरह से आवाज़ उठाते रहे, आज हमें तो पता भी नहीं चलता कि वो इतने संघर्षशील व्यक्ति हैं, वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। अपने क्षेत्र को की विकास के लिए वो अकेले लड़ रहे थे। लेकिन नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे न्यूज़ रांची मेला। आपको बता दें कि बीते दिनों सूर्या हाथरस मामला सामने आया और ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है निशा भगत जी। सीधा उनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे, जानेंगे उनका इस पर क्या कहना है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी। और आपके चैनल का भी, और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको हमारी तरफ से नमस्कार है, जोहार है। जी, अभी बीते दिन पहले सूर्या हाथरस मामला सामने आया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सूर्य हांसदा जी हमारे पार्टी के पूर्व विधायक कैंडिडेट थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो इस झारखंड के आदिवासी बेटा होने के नाते अपने जल जंगल ज़मीन की रखवाली के लिए लगातार प्रयास किया है। अपने वर्तमान की सरकार से उन्होंने मांग की है कि उनके क्षेत्र में शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं होने के बावजूद उन्होंने लगातार आंदोलन किया। और हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, उन्होंने इस बात को डिमांड किया। वहाँ कोयले की अथाह जो तस्करी हो रही है, उस पे लगाने के लगाम लगाने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। लगातार वहाँ के जन मुद्दों को उठाते रहे, और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो क्रिमिनल थे, तो वो 4 दफ़ा चुनाव कैसे लड़े? अगर वो क्रिमिनल थे तो उसका एक प्रोसेस होता है, उनका उनका अरेस्टिंग होता है, उनसे पूछताछ के बाद अगर वो गुनहगार होते तो उनको जेल भेज दिया जाता। लेकिन ये मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटी है हमारे झारखंड में, ये पहली बार नहीं घटी है। ये झारखंड में झारखंड का इतिहास रहा है कि जल जंगल ज़मीन की रखवाली करने वाला की हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, उनको अनर्गल सज़ाएँ हुई हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भारत में सबसे बड़े चर्चित हमारे आदिवासी चेहरा भगवान बिरसा मुंडा जी का आप जीवनी उठा के देख लीजिए। भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी अपने जल जंगल ज़मीन के लिए अपना पूरा जीवन को योगदान दे दिया। वो जेल में उनकी मृत्यु हो गई, लड़ते आखिरी साँस तक उन्होंने हमारे सभ्यता, संस्कृति, जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। वैसे ही सूर्य नारायण हांसदा एक अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहा था, उनके विकास की बात कर रहा था, और विकास की बात करते-करते आज उनको विकास विरोधी लोगों ने एक फर्जी एनकाउंटर के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई उनकी। जी, आप जिस जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि वो आदिवासियों के हित के लिए काम करते थे, फिर उनके साथ इस प्रकार की घटना हो जाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो आप अभी आपने अपने बोला है कि वो अभी बच्चों को भी पढ़ाते थे और सिर्फ़ लोगों के हित के लिए काम करते थे। चूँकि हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से पहले नहीं जानते थे कि सूर्य नारायण हांसदा भाई कौन है, कहाँ से वो हैं, ये भी नहीं पता था। ये हमें शुरू में पता चला कि 200 बच्चों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद धीरे-धीरे पता चला कि 200 बच्चे नहीं, 300 प्लस बच्चे हैं। कोई 500 बच्चे कह रहे हैं। लेकिन देखिए, एक 50 बच्चे भी या फिर एक बच्चे की भी बात होती है ना, तो किसी के दूसरे के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना और उस क्षेत्र का विकास करना अत्यंत ही सराहनीय कार्य उनका रहा है, और लगातार वो समाज के परिप्रेक्ष्य में अपना योगदान दिए हैं। और सामाजिक होने के नाते ये सरकार को और प्रशासन को भी पता है कि संविधान में अगर कोई अगर गलत नहीं है, अगर वो बेबाकी से अगर काम कर रहा है समाज के परिप्रेक्ष्य में, तो वो क्रिमिनल कैसे हो सकता है? संविधान के का रखवाली करने वाले, आज जो संविधान को लेकर के दिखाने वाली ये महागठबंधन की सरकार आज संविधान का उल्लंघन करते हुए आज झारखंड का बेटा, आदिवासी बेटा का जो हत्या कर दिया गया, ये विकास विरोधी सरकार की पहचान है। चूँकि हम इस वर्तमान में जो सरकार है, माननीय हेमंत सोरेन जी का सरकार है, ये 2 राह में चलने वाली सरकार दिख रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ निजी स्वार्थ की सरकार दिख रही है। जैसा कि बीच में नाम भी आया है कि उन्हीं के विधायक प्रतिनिधि
उनका जो नाम आ रहा है प्रखरता से, उनका इतिहास रहा है कि हमारे आदिवासियों का शोषण करने में, उनकी हत्या कराने में उनका पहले भी नाम आ चुका है, पंकज मिश्रा, जो कि एक पत्थर व्यवसायी के साथ-साथ विधायक प्रतिनिधि है। विधायक प्रतिनिधि के साथ-साथ वो जितने भी फैसले हैं, वो फरमान है, वो जो सरकार के माध्यम से आनी चाहिए, वो खुद ही फरमान दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इसके पीछे की ताकत क्या है और यहाँ की वर्तमान की सरकार अपने गुंडे बिठा रखे हैं और यहाँ के झारखंड को कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे जो झारखंड के आदिवासी है, जो रूढ़िवादी को मानने वाले हों, चाहे मूलवासी हों, जो यहाँ के बसिंदे हैं। आप देखिएगा लगातार ज़मीनें लूटी जा रही हैं। अभी देखिए ना कि सरकार ही एक ऐसी प्रणाली लेके आ गई है कि अगर कोई हत्याएँ हो रही हैं तो उसपे संज्ञान नहीं ले रहे। जी, आपने अभी पंकज मिश्रा का नाम लिया है, क्या कारण लगता है कि इसमें पंकज मिश्रा इन्वॉल्व है? क्या ये आपको साजिश लगती है? देखिए, ये पंकज मिश्रा ये बड़ी ताकत है इसके पीछे सभी जानते हैं कि किसका छत्रछाया है। वो सीएम साहब का अगर इन्वॉल्वेंस अगर नहीं होगा तो आप सामने आइए और ये सीबीआई जाँच कराने की बात हम लोग कर रहे हैं। आप सीआईडी जाँच करा रहे हैं। आप सीआईडी जाँच करा कर के इस झारखंड को जुमला क्यों देना चाह रहे हैं? आज पूरा झारखंड में आदिवासी समाज एक नया उलगुलान करने के लिए तैयार है और आज ही आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से झारखंड में आदिवासी बेटे की इस तरीके से हत्या करा दी गई है, तो उसका विरोध कैसे करते हैं आदिवासी। आदिवासियों में जो आक्रोश है वो आज देखने को मिलेगा। कितना असर पड़ने वाला है? चूँकि ये झारखंड जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला एक राज्य है, ये राज्य के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये 5th शेड्यूल के तहत आता है। आप सभी क्या, ये पूरा देश जानता है और पूरा देश के साथ-साथ विदेश भी जानते हैं, क्योंकि ये सोने की चिड़िया में सबसे अहम भारत की जब सोने की चिड़िया कहा जाता था तब भी बहुत अहम भूमिका निभाती थी हमारा झारखंड और आज भी सबसे अहम भूमिका निभाती है। अगर भारत औद्योगिक क्षेत्र में सबसे आगे है, अगर विकास के क्षेत्र में आगे है, अगर खनिज संपदाओं के आयात निर्यात के लिए अगर सबसे आगे है, तो ये झारखंड का सबसे पहला प्रथम जो है स्थान आता है यहाँ की खनिज संपदाओं को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। इसके बिना औद्योगिक विकास का सोच भी नहीं सकते हैं आप। वो झारखंड है, ये झारखंड भारत की सोने की चिड़िया है। इस बात को समझने की आवश्यकता है और यहाँ के लोग बेहद ही अत्यंत गरीब हैं। यहाँ के सरकार के द्वारा 25 साल हो गया झारखंड को अलग हुए, लेकिन आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। पीने के लिए पानी गाँव में नहीं है, गाँव में जाने के लिए सड़कें नहीं है, गाँव के लिए बुनियादी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है, पढ़ने के लिए शिक्षक नहीं है, स्कूल नहीं है। बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है हम आदिवासियों को। एक अलग राज्य तो मिल गया आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की पहचान दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ के अस्तित्व भारत में कहाँ है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन आदिवासियों का कॉलम भी नहीं है, आदिवासियों का अस्तित्व भी नहीं है, आदिवासियों का जगह भी नहीं है। माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चिंता करना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ बीजेपी में भी केंद्र में बैठे हुए बड़े-बड़े नेता हैं और ये आदिवासी को प्रथम नागरिक के रूप में लगातार ये लोग संबोधित करते हैं, आदिवासियों को सम्मान की बात करते हैं, आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करते हैं, लेकिन आज तक हमारे यहाँ पे कॉलम तक नहीं है। तो ये बीजेपी सरकार के लिए भी मैं उनको भी कहना चाहूँगी ये कि ये शोषण करना बंद कीजिए। अगर आपकी सरकार है, अगर आप हमारे लिए शुभचिंतक हैं, तो हमारे लिए कुछ कीजिए, क्योंकि हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारा संस्कृति भी जा रहा है, हमारा हक अधिकार भी जा रहा है, जल जंगल ज़मीनें भी छीने जा रही है। तो ये हमारे साथ में जो अत्याचार लगातार हो रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है और कहीं ऐसे ना में कहीं सूर्यनारायण आप हांसदा जी ने, हाँ बिल्कुल, ऐसे में सूर्यनारायण हांसदा जैसे भाई जो है लगातार अपने क्षेत्र से आवाज उठाते रहे। आज हमें तो पता भी नहीं चलता कि वो इतने संघर्षशील व्यक्ति हैं, वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की विकास के लिए वो अकेले लड़ रहे थे, लेकिन ऐसे व्यक्ति की हत्या करा दी गई जो कि वाकई इन लोगों के लिए रास्ते का कांटा बन रहा था। विकास के नाम का ये लोग जो होंगी तो हमारे झारखंड का विकास नहीं हो पाएगा। जी, क्या लगता है ये पूरा मामला क्या है? क्यों इस प्रकार की घटनाएं सामने होती है? कहाँ कमी रह जाती है?
चूँकि हम सभी जान रहे हैं कि ये हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आदिवासियों के हित में काम नहीं कर पा रहे हैं। लगातार वो अपने वोट बैंक को बचाना चाह रहे हैं, लगातार वो अपने राजनीति करियर को सिर्फ़ बचाना चाह रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि क्षेत्र में जो विकास का काम होना चाहिए वो वाक़ई जो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जो हमारे लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जो हमारे जल, जंगल, ज़मीन जो जा रहे हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। उनको भी पता है कि हमारा जो खनिज संपदाओं का ये जो झारखंड राज्य है, वो वाक़ई सोने की चिड़िया है। अगर हमारा एक-एक झारखंडी भी अगर इसमें अगर अपना योगदान दे रहा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुली, वहाँ कोयला उठाने का काम, कोयला चुनने का काम या तो फिर ऐसे 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड का काम ही मिल रहा है कि गिने-चुने लोगों को ही है जो कि ऐसा लाभ मिल रहा है कि झारखंड में वो झारखंडी है, तो वो एक अच्छे पद पे बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सोने की चिड़िया होने के बावजूद हम लोग इतनी गरीबी देख रहे हैं, इतनी गरीबी में है कि अब आज देश आकलन भी नहीं कर सकता है कि वास्तविक स्थिति हमारी किस ओर जा रही है। जी, इस पर ना डीएसपी ने रील भी जारी किया था जब उनका एनकाउंटर हुआ था तो रील जारी हुआ था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो रील मास्टर है, मुझे बाद में पता चला। मैं जिस तरीके से सूर्य नारायण हांसदा भाई के बारे में पता नहीं था, उसी तरीके से उस डीएसपी के बारे में भी पता नहीं था और काफ़ी निंदनीय और शर्मनाक कि मैं जब ट्रोल कर रही थी, रील्स देख रही थी, तो देखा कि कई उनका भी रील्स देखने को मिला कि समाज में अपना एक अलग छाप छोड़ना चाह रहे थे, कि एक अच्छा काम करना चाह रहे थे, कि समाज जागरूक हो, इस टाइप का काम करना चाह रहे थे। तो आपने वो क्यों नहीं चलाया जब वो भाग रहा था? जब उसको आप लेके जा रहे थे, ठीक है आपका आधिकारिक जो होता है प्रशासनिक में बाउंडेशन होगा। चलिए तो फिर आपका ये बाउंडेशन कैसे नहीं है कि आप किसी को भी बेइज्जत कर दे रहे हैं, आप बीच रास्ते पे, आप चौराहे पे किसी का मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य के विषय, अगर कोई गलत है तो उसको सजा दीजिए ना। और उसका नॉर्म्स होता है, नियम होता है, उसका प्रोसेस होता है, लेकिन आप किसी को ट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप इस तरीके से आप किसी को छेछालेदर नहीं कर सकते, आप किसी को किसी भी तरह का बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। अगर कोई गलत है तो उसका सजा का प्रावधान हमारे संविधान में दिया हुआ है। लेकिन ये जो पूरी गठबंधन की सरकार जो है कि दिल्ली से लेकर के आज झारखंड में भी जो संविधान का जो ये लोग मज़ाक बना कर के रखे हैं, संविधान बचाने के नाम पे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जुमला दे रहे हैं और लोगों को ठगने का जो काम कर रहे हैं, ये अब पूरी झारखंड की जनता जान चुकी है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो। सभी जान रहे हैं कि बाहरियों की अब नहीं चलेगी। अब जब हमारा जो झारखंड राज्य है, तो हमारे हक और अधिकार की आवाज़ हम उठाएँगे और सूर्य नारायण हांसदा भाई के मौत का बदला हम लेंगे और उनको न्याय ज़रूर मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, दुःख की बात है, अगर ये हत्या हुई है तो मैं माँग करूँगी कि ये सरकार से तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं केंद्र की सरकार से माँग करूँगी कि उनको सज़ा तो मिले। लेकिन जो भी सज़ा है, अगर डीएसपी साहब सज़ा है तो डीएसपी, अगर वो गलत किए हैं तो डीएसपी साहब और उनके साथ जो भी हैं, तो जो भी संबंधित पदाधिकारी, अगर सूर्य भाई की जानबूझ करके हत्या और नियोजित हत्या की गई है, राजनीतिक हत्या की गई है, तो उनके परिवार की भी संपत्ति बेच देनी चाहिए ताकि उनको ये एहसास हो और संपत्ति बेच करके उन 200 बच्चे 300 बच्चों को पढ़ाई के नाम से और उनकी शिक्षा के नाम से या फिर उनका करियर बनाने के नाम से उनको दे देना चाहिए। तभी जाकर के इस झारखंड राज्य में पता चलेगा कि आदिवासियों की हत्या ऐसे ही आप नहीं कर सकते हैं। क्या हत्या करने का क्या उसको परिणाम होगा, ये उनको समझ में आना चाहिए। जितने भी पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं, उनकी संपत्ति भी बेच देनी चाहिए और उनके परिवार को दे देना चाहिए जो भोगी हैं, और वो मुझे लगता है कि उनको कारावास की सजा भी आजीवन होनी चाहिए। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगी, 24 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री चंपे सोरेन हल चलाने वाले हैं रिम्स 2 जहाँ पे बनने वाली, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रिम्स 2 जो बन रहा है, वो तो वाक़ई गलत जगह में बन रहा है, जहाँ पे अलॉट किया गया था वहाँ पे बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब हमारे स्वर्गीय दिशम गुरु जी ने भी कहा था कि खेतीहर जो ज़मीन है उसको खेती में ही रहने दिया जाए, चूँकि हमारे यहाँ के आदिवासी और मूलवासी खेती पे ही डिपेंड करते हैं। जिसके पास नौकरी नहीं है वो बाहर में जब खेती होता है तो खेती का काम करते हैं, धान को काटते हैं, धान को काटने के बाद में वो घर पे रखते हैं या तो कुछ बिक्री करते हैं, जो पैसे आते हैं उसके बावजूद वो लोग बाहरी देशों में काम करने चले जाते हैं। कई लोग अभी भी देखिएगा रास्ते पे सुबह में रेजा कुली का काम करने के लिए जाते हैं। तो बहुत तंगी का हालत है। ऐसे में
नगड़ी का ज़मीन नहीं जाना चाहिए। अगर चंपई सोरेन जी जा रहे हैं तो सबसे पहले तो चंपई सोरेन जी को हमारे आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए बात करनी चाहिए कि हम लोग कहाँ हैं, हम लोग किस दिशा में हैं। एक तो हमारे धर्म की जो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारा आदिवासियत जो समाज है उनको कॉलम नहीं दिला पा रहे हैं। हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, लेकिन आदिवासी कहाँ जाएगा? आदिवासी को कभी ये लोग हिंदू की कैटेगरी में डाल देते हैं, कभी ये लोग ईसाई की कैटेगरी में डाल देते हैं, जबकि हिंदू का अपना कॉलम है और माइनॉरिटीज है क्रिश्चियन तो उनका अपना कॉलम है। लेकिन ऐसा क्या 24 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हल चलाने वाले हैं रिम्स 2 जहाँ पे बनने वाली, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए रिम्स 2 जो बन रहा है वो तो वाक़ई गलत जगह में बन रहा है, जहाँ पे अलॉट किया गया था वहाँ पे बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जब हमारे स्वर्गीय दिशम गुरु जी ने भी कहा था कि खेतीहर जो ज़मीन है उसको खेती में ही रहने दिया जाए, चूँकि हमारे यहाँ के आदिवासी और मूलवासी खेती पे ही डिपेंड करते हैं। जिसके पास नौकरी नहीं है वो बाहर में जब खेती होता है तो खेती का काम करते हैं, धान को काटते हैं, धान को काटने के बाद में वो घर पे रखते हैं या तो कुछ बिक्री करते हैं, जो पैसे आते हैं उसके बावजूद वो लोग बाहरी देशों में काम करने चले जाते हैं। कई लोग अभी भी देखिएगा रास्ते पे सुबह में रेजा कुली का काम करने के लिए जाते हैं। तो बहुत तंगी का हालत है, ऐसे में नगड़ी का ज़मीन नहीं जाना चाहिए। अगर चंपई सोरेन जी जा रहे हैं तो सबसे पहले तो चंपई सोरेन जी को हमारे आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए बात करनी चाहिए कि हम लोग कहाँ हैं, हम लोग किस दिशा में हैं। एक तो हमारे धर्म की जो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारा आदिवासियत जो समाज है उनको कॉलम नहीं दिला पा रहे हैं। हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, लेकिन आदिवासी कहाँ जाएगा? आदिवासी को कभी ये लोग हिंदू की कैटेगरी में डाल देते हैं, कभी ये लोग ईसाई की कैटेगरी में डाल देते हैं, जबकि हिंदू का अपना कॉलम है और माइनॉरिटीज है क्रिश्चियन तो उनका अपना कॉलम है। लेकिन ऐसा क्या है कि क्रिश्चियन लोग भी देख लीजिए कि 2 तरह का लाभ ले रहे हैं। क्रिश्चियन लोगों को देखिए कि वो लोग माइनॉरिटी का लाभ भी ले रहे हैं और वो लोग अभी के समय में एसटी का लाभ भी ले रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे बच्चे पीछे हो जा रहे हैं और वो लोग जो है कि माइनॉरिटी वाले लोग आगे हो जा रहे हैं। आप मानिए ना, संविधान में लोग कह रहे हैं कि संविधान की आपको जानकारी नहीं है निशा भगत, लेकिन मैं उनको ही बोलना चाहती हूँ संविधान को मानिए आप। हम भी मानते हैं और संविधान के अंदर जो विद्यमान विधि है उसको हम मानते हैं और संविधान का भी सम्मान करते हैं। हम आदिवासी कभी भी विकास के विरोधी नहीं रहे हैं। हम आदिवासी लगातार हम लोग सम्मान किए हैं कि आप विकास कर रहे हैं तो आप हमारे लिए ही कुछ अच्छा सोच के कर रहे हैं। लेकिन जब से अंग्रेज आए हैं तब से विकास को सोचते हैं कि जंगल काटा जाए, पेड़ काटा जाए, तो ये विकास नहीं मानते हैं हम। हमारा प्रकृति ही भगवान है, हम प्रकृति पूजक हैं, हम जल जंगल जमीन के रखवाले हैं और हम लोग चाहते हैं कि विकास के बाधक नहीं है। लेकिन हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो संस्कृति है, जो हम है, जो आदिवासी है, जो हमारी जल जंगल जमीनें हैं, चंपई सोरेन जी को पहले वो बचाना चाहिए। जी, जी। चूंकि सरकार में वो भी रहे थे, उनको भी मैं घेरना चाहूंगी कि अगर आप विपक्ष में है तो मजबूती से काम कीजिए, नहीं तो विपक्ष में हम भी मजबूती से आ रहे हैं और हम जो जनता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई ये सरकार को हिलाने का काम ये जनता करेगी। और इसी जनता की आवाज की वजह से आज जो मैं आवाज उठाई हूँ, मुझे तो ये शंका भी है कि जैसे सूर्य नारायण हांसदा भाई के साथ में हुआ है, ऐसा कल के डेट में मेरे साथ ना हो जाए, क्योंकि लगातार मैं सरकार को घेरने का